बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज़ ऑडियो बुक। मुसन्निफ़ इब्न सफ़ी। लड़की का नाम लिज़ी था। उसने सफदर को बताया था कि उसके डैडी को कुत्ते के पिल्लों से इश्क है और लाइब्रेरी में भी दो चार पड़े रहते हैं। लिज़ी के बयान के मुताबिक प्रोफेसर बोगा, जो नस्लन तुर्क था, सफदर को खपती ही मालूम हुआ। वो सर्दियों में कुत्ते के पिल्ले पालता था और गर्मियों में बंदर के बच्चे। जैसे ही वो बड़े होते इन्हें घर से निकाल देता या समुद्र में गर्क कर देता। खपती प्रोफेसर बोगा ने अभी इसकी कहानी सुनी नहीं थी। शाम हो गई और सफदर वहीं रहा। पता नहीं लिज़ी ने उसके लिए अच्छे कपड़े कहाँ से मुहैया किए थे। बहरहाल अब सफदर के जिस्म पर माहीगीरों का लिबास नहीं था। लिज़ी उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थी। बूढ़ी औरत के मुतालिक मालूम हुआ कि वो लिज़ी की रिश्ते की एक खाला है। लिज़ी का बाप तुर्क था और माँ साइप्रस की रहने वाली थी। उसने सफदर को बताया था कि प्रोफेसर को हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा मिलता है और दारुल हुकूमत के मुतमव्वल ईसाई भी उसकी मदद करते हैं। इस तरह उनका खर्च अच्छी तरह चल जाता है और इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती। जजीरे के लोग इतने तंग नज़र हैं कि जजीरे की हदूद से कदम निकालना बहुत बड़ी बदशगुनी समझते हैं। उनका पेशा माही गिरी है। वो दिन भर मछलियाँ पकड़ते हैं जो शाम को शहर से आए हुए स्टीमरों के ज़रिए कहीं और ले जाई जाती हैं। लेकिन ये स्टीमर वाले यहाँ से किसी को नहीं ले जाते, क्योंकि मकामी लोगों से उन्हें बाकायदा मुआहिदा करना पड़ता है कि वो यहाँ से किसी को भी लेकर नहीं जाएंगे, ख्वाह कोई ख्वाहिश ही क्यों ना जाहिर करे। सिर्फ मेरे डैडी से मिलने के लिए अक्सर लोग आते हैं और वही वापस जाते हैं। उनमें और मकामी लोगों में बड़ा फ़र्क होता है और वो आसानी पहचाने जा सकते हैं। शाम को लिज़ी ने सफदर के साथ टहलने की तजवीज़ पेश की। वो बड़ी सीधी सादी लड़की साबित हुई। अपने डैडी के लिए बहुत मुतफक्कर रहती थी। वो टहलते हुए साहिल पर आए। सूरज सुर्ख रंग के किसी बहुत बड़े तश्त से मुशाबा नजर आ रहा था। वो रेत पर बैठ गई। लिज़ी ने अपने सैंडल उतारकर खूबसूरत से पैर रेत में गाड़ते हुए कहा, ठंडी रेत कितनी अच्छी लगती है। सुना है कि आजकल शहर में बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही होगी। लोग इस वक्त घरों से निकलना भी पसंद ना करते होंगे, मगर देखो यहाँ कितना अच्छा मौसम है। हम हल्के कपड़ों में हैं ओहारा। मैं अक्सर समझती हूँ कि शहर कैसा होगा। लिज़ी कहती चली गई। आप कभी शहर नहीं गई? सफदर ने पूछा। कैसे जाती, यहाँ से कोई जाने ही नहीं पाता। मुझे ये याद नहीं पड़ता कि कभी इस जजीरे से बाहर निकली हूँ। मेरी खाला कहती हैं कि जब मैं 2.5 साल की थी तब डैडी ने यहाँ की सकूनत इख्तियार की थी। मेरे डैडी अजीब आदमी हैं। वो कहते हैं कि मुझे आदमियों से सख्त नफरत है। मैं पादरियों को भी बड़ी बेदिली से बर्दाश्त करता हूँ। लिज़ी ने कहा। बड़े अजीब हैं आपके डैडी, सफदर ने कहा। वो कुत्ते के पिल्लों और बंदर के बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मुझे इतना प्यार नहीं करते, मगर मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मैं उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वो मुझे डांटते रहते हैं, अक्सर मारने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। वो मेरे डैडी हैं ना। खाला कहती हैं कि मैं सिर्फ 1 साल की थी तब मेरी माँ मर गई थी। डैडी ने बड़ी तकलीफ़ उठाकर मेरी परवरिश की है और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। मगर अब वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? उन्होंने कभी हंसकर मुझसे गुफ्तगू भी नहीं की, लेकिन मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वो पागल ना हो जाए। अब तुम यही देखो। खाला कहती हैं कि कोई भी सही दिमाग आदमी ऐसा नहीं हो सकता जैसे डैडी हैं। एक दिन वो सो रहे थे। मुझे किसी बात पर इतने ज़ोर से हंसी आई कि वो जाग पड़े। बहुत खफा हुए, मुझे मारने को दौड़ते रहे, लेकिन कुत्ते के पिल्ले और बंदरों के बच्चे उनकी ख्वाबगाह में उनके साथ सोते हैं। रात में अक्सर वो 2-3 बजे चीखने लगते हैं। मैं महसूस करती हूँ कि डैडी उठ गए हैं, कमरे में चल फिर रहे हैं। फिर वो शायद उन्हें कुछ खाने को देते हैं और वो चुप हो जाते हैं। उन पर खफा नहीं होते, उन्हें मारने को नहीं दौड़ते। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल से भी ऐसा हो सकेगा कि तुम अपने बच्चों पर पिल्लों और बंदरों के बच्चों को ज़्यादा तरजीह दो? लिज़ी ने कहा। हरगिज़ नहीं मिस्सी, सफदर बोला। मेरे डैडी कैसे आदमी हैं? लिज़ी ने पूछा। अब मैं क्या बताऊं, मेरी नज़रों से भी ऐसा बाप आज तक नहीं गुजरा, सफदर बोला। तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? लिज़ी ने पूछा। नहीं, सफदर ने ठंडी सांस ली। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। अब तो नहीं हो, लिज़ी ने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा। तुम चाहो तो हमेशा हमारे साथ रह सकते हो। डैडी ने तुम्हें नापसंद नहीं किया, वरना अब तक वो तुम्हें निकाल चुके होते, लिज़ी बोली। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मिसी, आप मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं, सफदर ने कहा। डैडी भी ख्याल रखेंगे। तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। वो ज़्यादा गुस्सेवर भी नहीं हैं, ज़्यादा बोलते चालते नहीं हैं। अब ये कपड़े उन्होंने खुद ही मंगवा कर दिए हैं तुम्हारे लिए, लिज़ी ने कहा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ मिसी, लेकिन
क्या अब मैं कभी यहाँ से ना जा सकूंगा? सफदर ने कहा। जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो जाकर क्या करोगे? लिजी बोली। आप ये भी ठीक ही कह रही हैं, सफदर ने भी ठंडी सांस लेकर कहा। क्या तुम मगमूम हो? लिजी ने भोलेपन से पूछा। नहीं मिसी, मैं खुश हूँ, सफदर मुस्कुराया। मुझे कुछ हमदर्द मिल गए हैं। सफदर खामोश होकर सोचने लगा कि यहाँ से निकलने की क्या सूरत होगी। वैसे वो ये भी देखना चाहता था कि आखिर वो यहाँ क्यों ला फेंका गया है। दफतन लिजी एक तरफ मुड़कर बोली, ये मरदूद इधर क्यों आ रहा है? सफदर ने भी उधर ही देखा। एक आदमी तेजी से कदम उठाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ये एक नौजवान और सेहतमंद आदमी था, जिस्म पर कमीज और पतलून थी। वो बहुत बेतकल्लुफी से इनके पास बैठ गया और लिजी से गलत सलत अंग्रेजी में बोला, आज की शाम अच्छी है मिस बोगा? हाँ है तो, लिजी ने बेदिली से जवाब दिया। अब उसने सफदर पर तज़हीक आमेज नजर डाली। एक तरफ पिच से थूक कर बोला, ये तो कोई अजनबी मालूम होता है। हाँ, लिजी बोली। ज्वारी? उस आदमी ने कहा। हो सकता है, ये हमारे घर का काम करेंगे, लिजी ने कहा। ये कैसे मुमकिन है मिस बोगा? इन लोगों की देखभाल तो मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं करता। यहाँ किसमें हिम्मत है कि ऐसे आदमियों पर हाथ डाल सके? वो आदमी बोला। देखो मट्टू, तुम इस किस्म की बातें मुझसे नहीं कर सकते। माना कि मेरे डैडी यहाँ के अमीर आदमी नहीं हैं, लेकिन तुम उनके मुकाबले में नहीं आ सकोगे, क्योंकि डैडी ही ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। वो तुम्हारे उस्ताद हैं, लिजी बोली। आप गलत समझी मिसी, मट्टू ने बेढंगेपन से हंसकर कहा। आपकी बात और है, मेरा मतलब ये था कि अगर आपने इसे ना लिया होता तो अच्छा था। आजकल हमारी किश्तियों पर आदमियों की ज़रूरत है। पापा ने इसलिए मुझे भेजा था कि अगर आप इसे हमें दे सकें तो अच्छा है। प्रोफेसर साहब से तो बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, वो आदमी बोला। नहीं, ये हमारे साथ ही रहेंगे, लिजी ने कहा। आपकी मर्जी मिसी, आपका कहना कैसे टाला जा सकता है? क्या आज आप कोई गीत नहीं सुनाएंगी? बचपन में प्रोफेसर ने हमें अतालवी नगमों के अंग्रेजी तर्जुमे याद कराए थे। कोई सा गीत सुना दीजिए। देखिए शाम कितनी खूबसूरत है, मट्टू ने कहा। नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम मुझसे फजूल बातें ना किया करो, लिजी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम इस तरह कह रहे हो जैसे मैं पहले तुम्हें गाने सुनाती रहती हूँ। काश ऐसा ही होता, मट्टू ने ठंडी सांस लेकर कहा। वो लिजी को बड़ी लगावट की नज़र से देख रहा था। जाओ, मेरा वक्त बर्बाद ना करो, लिजी बोली। आप मट्टू की तौहीन कर रही हैं मिस बोगा, ये बहुत बुरी बात है। कम से कम यहाँ जजीरे में तो कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता, मट्टू ने कहा। बस, तो फिर आज रात को अपने गुंडों को लेकर चढ़ाओ, आग लगवा दो मेरे घर में और हमें गोली मार दो। मट्टू, तुम मुझे धमका नहीं सकते, मैं बोगा की लड़की हूँ, समझे? जाओ। और मट्टू बेहयाई से हंसने लगा और बोला, मैं तो बस आपको गुस्से में देखना चाहता था, इसलिए इस किस्म की गुफ्तगू शुरू की थी। आप कितनी अच्छी लगती हैं गुस्से में। तुम बकवास बंद नहीं करोगे? मैं किसी दिन तुम्हारे पापा से कहूँगी कि तुम मुझे ख्वामा ख्वाह परेशान करते हो, लिजी बोली। अच्छा मिस लिजी बोगा, मट्टू बुरा सा मुंह बनाए हुए उठ गया। वो वक्त दूर नहीं है। वो जुमला पूरा किए बगैर एक तरफ तेजी से बढ़ता चला गया। फिर वो रेत के एक तोदे पर चढ़ा और जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। लिजी होठों में कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर उसने सफदर से कहा, तुमने सुनी इस बेहुदा की बातें? जी हाँ, और मैं आपके इशारे का मुंतज़िर था कि कब आप कहें और मैं उसकी गर्दन दबा दूँ, सफदर ने कहा। अरे, मैं दिल की इतनी बुरी नहीं हूँ। मुझे इस आदमी से बड़ी नफरत है। ये ख्वाह मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है। इसका बाप जजीरे का सबसे अमीर आदमी है। इसकी कई बहुत बड़ी बड़ी किश्तियों पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और शहरी स्टीमर वाले उसका बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन मेरे डैडी का सामना होते ही उसका दम निकल जाता है। जिस दिन भी मैंने डैडी से इस मट्टू की शिकायत कर दी, वो इसकी खाल उतरवा देंगे। मगर मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा। ओफो, मैं इस वक्त कितनी खुश थी। इस गधे ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, वरना मेरा जी चाह रहा था कि आज कोई इतालवी गीत सुनाऊं, लिजी बोली। सफदर कुछ ना बोला, रेत पर उंगली से लकीरें खींचता रहा। सूरज का तश्त आधा पानी में डूब चुका था और पानी पर मचलती हुई सुर्ख रोशनी एक चमकदार और कुशादा सड़क की तरह उन तक चली आई थी। तुम इस सड़क पर दौड़ सकते हो? लिजी ने थोड़ी देर बाद बचकाना अंदाज में पूछा। अगर मेरे पर लग जाएं तो ज़रूर दौड़ सकूंगा, मगर मुझे जमाइयाँ आ रही हैं मिसी। मैं तंबाकू नोशी का आदी हूँ मिसी, आज तक दिन भर, सफदर ने कहना चाहा। ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें पाइप देती, तंबाकू देती। डैडी बहुत कसरत से पाइप पीते हैं। हमारी एक पूरी अलमारी तंबाकू के डब्बों से भरी हुई है। पादरी लोग डैडी के लिए तंबाकू ज़रूर लाते हैं। चलो उठो, लिजी ने कहा। नहीं, अभी मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। मुझे चमकदार सड़क बहुत अच्छी लग रही है। अगर हम सूरज डूब जाने के बाद ही चलें तो क्या हर्ज है, सफदर ने कहा। कुछ नहीं, मैं भी बैठना चाहती हूँ। घर पहुँचते ही मैं तंबाकू और नया पाइप दूंगी।
लिजी ने कहा। सफदर रेत पर लेट गया। वो इस भोली भाली लड़की के लिए हमदर्दी महसूस कर रहा था। हवा तेज और खूंक थी, लेकिन रेत का एक जर्रा भी अपनी जगह से जुम्बिश नहीं कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हवा जमीन की सतह से टकराए बगैर चल रही हो। मैं अक्सर यहाँ देर तक रेत पर पड़ी रहती हूँ और आसमान पर कई चमकीले रंग नजर आने लगते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इन्हीं रंगों से पैदा हुई हूँ और आसमान किसी ममता की गोद की तरह मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ ओहारा? क्या तुम यही महसूस करते हो? ज़रूर बताओ, लिजी ने कहा। हाँ मिसी, अक्सर ऐसे ही ख्वाब मैं भी देखता हूँ, लेकिन ख्वाबों से हमें क्या मिलता है? ना रंग हमारी रूहों में उतर सकते हैं और ना ही आसमानी ममता हमें नसीब हो सकती है। आपको ऐसे ख्वाब इसलिए दिखाई देते हैं कि आपको माँ की गोद नसीब नहीं हुई, और मैं सोचता हूँ कि बच्चे माँ के बगैर ही पैदा हुआ करते तो बेहतर था, सफदर ने कहा। तुम ये क्यों सोचते हो ओहारा? लड़की ने हैरत से कहा। क्योंकि माँ की मौजूदगी में भी ममता से महरूम रहा हूँ। वो मुझे गालियाँ देती थी, कोसती थी और किसी चिड़चिड़ी मुर्गी की तरह काटने को दौड़ती थी। उसने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हर वक्त किसी ख्याल में डूबी रहा करती थी, और जब मैं उसे मुखातिब करता था तो वो इस तरह मुझे काटने को दौड़ती थी जैसे वो ख्याल जो अभी टूटा है मुझसे भी प्यारा हो, सफदर ने कहा। चिच चिच, वाकई तुम्हारी माँ बहुत बुरी थी। मेरी माँ तो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे लोरियाँ सुनाया करती है। जिस दिन मैं बहुत मगमूम होती हूँ वो मेरे ख्वाबों में ज़रूर आती हैं, और फिर जब मैं दूसरी सुबह बेदार हूँ तो मुझे कोई गम नहीं होता, लिजी ने कहा। छोड़िए मिसी ये तस्करा, मैं आप लोगों के मुतालिक सोच रहा हूँ, सफदर बोला। मेरे डैडी के मुतालिक कुछ मत सोचो, वो बहुत बड़े आदमी नहीं हैं। आंटी कहती हैं कि बस बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से वो सनकी हो गए हैं, लिजी बोली। मगर बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों को तो पादरियों से कोई दिलचस्पी नहीं होती, सफदर ने कहा। ना होती होगी, मैं कब कहती हूँ कि डैडी उनके आने पर खुशी का इजहार करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो उनसे सीधे मुंह बात भी ना करते होंगे, लिजी ने कहा। मेरा ख्याल है कि आपके डैडी कुछ ऐसे ज़्यादा मजहबी भी नहीं हैं, सफदर बोला। उनका कोई मजहब ही नहीं है, लेकिन मैं क्रिश्चियन हूँ, आंटी भी क्रिश्चियन है। यहाँ कोई गिरजा नहीं है, लेकिन हम और आंटी हर इतवार को घर पर ही सर्विस कर लेते हैं। डैडी हमारा मजाका उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे स्लेब पर चढ़ाया गया था वो आज भी स्लेब पर ही है। फिर मैं ऐसे बाप के आगे सर क्यों झुकाऊं जो अपने बेटे को आज तक स्लेब से निजात नहीं दिला सका, लिजी ने कहा। मेरी समझ में तो नहीं आया इसका मतलब, सफदर ने हैरत से पलकें झपकाई। मैं भी नहीं समझ सकती, आंटी भी आज तक नहीं समझ सकी, मगर वो कहती हैं कि ये सब कुफर की बातें हैं। डैडी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और हाँ, डैडी कहते हैं मैं तो उस कुव्वत का पुजारी हूँ, इसे खुदा के बेटे को भी स्लेब पर चढ़ा दिया था, लिजी ने कहा। ओफो, सफदर अपना मुंह पीटता हुआ बोला। ये तो वाकई कुफर की बातें हैं। फिर ये पादरी उनका इतना एहतराम क्यों करते हैं, सफदर बोला। आंटी भी यही कहती हैं, खुद मेरा भी यही ख्याल है कि मुकद्दस पादरियों को तो ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहिए, लिजी ने कहा। सफदर एक बार फिर प्रोफेसर बोगा के मुतालिक उलझन में पड़ गया। वो महज इत्तफाकन इसके घर पहुंच गया था, वरना उसे तो जजीरे के सबसे अमीर आदमी की किश्ती पर बहैसियत मजदूर होना चाहिए था, जैसे कि उसका लड़का मट्टू कुछ देर पहले कहकर गया था। फिर वो प्रोफेसर के लिए इस जजीरे में ला फेंका गया था, या मट्टू के बाप के लिए? हाँ मिसी, इस आदमी मट्टू के बाप का क्या नाम है, सफदर ने पूछा। वो बड़ा मट्टू कहलाता है और ये छोटा मट्टू, लिजी बोली। बड़ा मट्टू भी इसी तरह लफंगा होगा, सफदर ने पूछा। लफंगा बड़ा मौजू लफ्ज़ है छोटे मट्टू के लिए, लड़की हंस पड़ी। मगर बड़ा मट्टू तो बहुत शरीफ आदमी है, वो डैडी का अदब करता है और मुझे भी कहीं देख लेता है तो खुद ही सलाम करता है, लिजी बोली। और उसका पेशा सिर्फ मछलियाँ पकड़ना है, सफदर ने पूछा। यहाँ सबका यही पेशा है, सिर्फ डैडी को ये गंदा काम पसंद नहीं है। वो मछलियाँ खाते भी नहीं हैं, इन्हें मछलियों से घिन आती है। हमारे घर में मछलियाँ कभी नहीं आती। मैं और आंटी कभी कभी यहीं रेत पर स्टोव जलाकर मछलियाँ तलते हैं और यहीं खाते हैं। किसी दिन तुम्हें भी खिलाएंगे, लिजी ने कहा। सफदर इस जजीरे और इसके पाशिंदों के मुतालिक जहनी तौर पर उलझता ही चला गया। ये हर एतबार से अजीब थे, और अब वो ये मालूम करना चाहता था कि ये जजीरा दारुल हुकूमत से कितनी दूर है और इसका नाम क्या है। वैसे मुबारक के अतराफ में सैकड़ों मील जजीरे ही जजीरे फैले हुए थे। इनमें से कुछ पर खुद सफदर के मुल्क का कब्जा था और कुछ दूसरे ममालिक के मकबूजात थे। ये जजीरा पता नहीं किस मुल्क की मलकियत था और शहर से लड़की की क्या मुराद होती थी। सफदर इतना अहमक भी नहीं था कि इसे मालूम करने के सिलसिले में जल्दबाजी से काम लेता या किसी किस्म के इस्तराब जाहिर करता। वो तो अब एहतियात ही से कदम उठाना चाहता था। सूरज गुरूब होते ही वो साहिल से उड़ गए।
रात का खाना लजीज था और सफदर को अच्छे ब्रांड का तंबाकू भी मिल गया, इसलिए दिन भर के बाद एक पाइप पीकर वो ऊँघने लगा। 8:30 बजे लड़की ने उसे झिंझोड़ कर जगाया, क्योंकि प्रोफेसर बोगा ने उसे लाइब्रेरी में तलब किया था। सफदर तन्हा ही लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। लड़की उसके साथ नहीं गई थी। प्रोफेसर इस वक्त भी एक मोटी सी किताब पर झुका हुआ नजर आया। यहाँ 3 केरोसिन लैंप रोशन थे। बैठ जाओ, प्रोफेसर ने किताब से नजर हटाए बगैर कहा। तुम्हारा नाम ओहारा है ना? जी हाँ जनाब, सफदर ने कहा। नाम तो मुझे पसंद आया है, अब काम देखना है, प्रोफेसर बोगा बोला। काम भी आप पसंद ही करेंगे जनाब, मुझे यकीन है, सफदर ने कहा। ये कैसे कह सकते हो? प्रोफेसर ने किताब बंद करके सीधे बैठते हुए पूछा। यानी आप मुझसे जो भी खिदमत लेंगे उसे बहुस्न खूबी अंजाम देने की कोशिश करूंगा, सफदर ने कहा। खैर खैर, ये बात का मसला है। हाँ, तो मुझे अपनी कहानी सुनाने वाले थे, प्रोफेसर ने कहा। यकीनन जनाब, मिस्सी ने मुझे जुआरियों की कहानी सुनाई थी, लेकिन मेरा मामला इससे बहुत मुख्तलिफ है, सफदर बोला। और सफदर ने प्रिंस ऑफ चमचम चमरूटी की कहानी छेड़ दी और ख़ुद को रियासत चमरूटी का एजेंट जाहिर किया। ओह वाकई, आजकल लड़कियां बहुत तरक्की कर गई हैं, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन मेरी लड़की के हिस्से में तो शायद 13वीं सदी की कोई रूह आई है। वो कितनी सीधी सादी है, तुमने अंदाज़ा कर ही लिया होगा, प्रोफेसर बोगा बोला। जी हाँ, सफदर सा हिलाकर बोला। वो बहुत नेक है। खैर हाँ, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुँचे, प्रोफेसर ने पूछा। मैंने मुबारक तक उनका ताकुब किया था, सफदर ने कहा। तुम तन्हा थे, प्रोफेसर बोगा बोला। जी हाँ, और ये देखकर वापस हो रहा था कि प्रिंस उस इमारत में बाआफियत हैं, लेकिन यकायक अंधेरे में किसी ने मुझ पर हमला किया। कोई वजनी चीज़ मेरे सर पर मारी गई। मैं बेहोश हो गया और जब आँख खुली तो खुद को एक जहाज़ के केबिन में पाया। फिर जहाज़ में भी एक जगह ठहर गया और मुझे एक किश्ती पर उतारा गया, और उस वक्त भी कई आदमी मुझसे चिमट गए और एक बार फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। फिर आज इस जजीरे में होश आया। मेरी समझ भी नहीं आता कि ये क्या चक्कर है, कि लोगों ने प्रिंस का अगवा किया है और कौन लोग मुझे यहाँ तक लाए हैं, सफदर ने कहा। कहानी वाकई दिलचस्प है, प्रोफेसर सर हिलाकर बोला। तुम्हें यहाँ लाने वाले भी वही होंगे जिन्होंने तुम्हारे प्रिंस को अगवा किया है। तुम इस राज से वाकिफ हो गए थे ना, इसलिए। मगर उन्होंने धोखा खाया है, क्योंकि तुमने अपने साथियों को पहले ही आगाह कर दिया होगा कि कुछ लड़कियां प्रिंस को उल्लू बनाकर कहीं लेकर जा रही हैं, सफदर ने कहा। यही तो गलती हुई प्रोफेसर, कि इसका इल्म मेरे अलावा और किसी को भी नहीं हो सका, सफदर ने कहा। तब तुम जहन्नम में जाओ, प्रोफेसर रान पर हाथ मारकर ढारा और सफदर सचमुच बौखला गया। मैं समझा नहीं प्रोफेसर। तुम गधे हो, तुमसे ऐसी हिमाकत हुई कैसे? तुम्हें पुलिस को इत्तला देने के बाद उनका ताकुब करना चाहिए था, क्योंकि वो दूसरे दिन मोबाइल ले जाया गया था, प्रोफेसर ने कहा। मैं खुद नहीं कह सकता कि मेरी अकल कहाँ चढ़ने चली गई थी, सफदर बोला। प्रिंस का जो भी हशर हो, प्रोफेसर ने कुछ सोचते हुए कहा, मगर तुम तो अब यहाँ फंस ही गए हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। मैं खुद भी ऐसे ही इत्तफाकात का शिकार होकर यहाँ का कैदी बन गया हूँ। हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कई फ्रांसीसी पादरी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आते रहते हैं, मगर मैं जजीरे के कानून के मुताबिक यहाँ से नहीं जा सकता, प्रोफेसर बोगा बोला। जजीरा किसकी मलकियत है, सफदर ने पूछा। बड़े मट्टू की, और यहाँ फ्रांसीसी सिक्का चलता है, ज़बान अरबी है, प्रोफेसर ने बताया। मगर ये नाम मट्टू तो अरबी नहीं मालूम होता, सफदर ने कहा। मट्टू अरब नहीं, अतालवी है, दोगला समझ लो। इसकी माँ अरब थी, प्रोफेसर ने कहा। बहरहाल, मैं किसी दूसरी मुमलिकत में फेंका गया हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैं कई दिनों तक जहाज़ पर रहा हूँ, सफदर ने ठंडी सांस ली। यकीनन, प्रोफेसर सर हिलाकर बोला। मुबार यहाँ से 350 मील के फासले पर है, प्रोफेसर ने बताया। मेरे खुदा, अब मेरा क्या बनेगा, सफदर बोला। मगर तुमने तो लिज़ी को कोई और कहानी सुनाई थी। अरे, अब मैं उनसे ये सब बातें कैसे करता, सफदर ने कहा। समझदार आदमी मालूम होते हो, वरना आम लोग तो ऐसे वाक़यात पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, प्रोफेसर बोगा ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, सफदर ने तशवीशकुन लहजे में कहा। फ़िलहाल सब्र करो, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, प्रोफेसर बोला। मुझे तो इस जजीरे की आबो हवा रास आ गई है। अमली कामों के लिए बड़ी पुरसकून जगह है, मैं यहाँ खुश हूँ, सफदर ने कहा। दफतन पे किसी गोशी में कोई कुत्ते का पिल्ला टियाँ टियाँ करने लगा और प्रोफेसर हाथ उठाकर बोला, बस अब जाओ, मेरा बच्चा भूखा है। सफदर लाइब्रेरी से बाहर आ गया और उसने अपनी पुश्त पर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसकी उलझन और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी दूसरी मुमलिकत में होगा। इमरान का पता नहीं क्या हशर हुआ हो सकता है कि चौहान और नुमानी भी उस इमारत तक जा पहुँचे हों। फिर बहरहाल वो बड़ी मुश्किलात में पड़ गया था। शाली का वकील बड़ा करामत साबित हुआ।
क्योंकि उस दिन इमरान की नाक की दरमियानी हड्डी ऊँट की कोहान की तरह ऊपर उठाई थी। वकील ने कहीं से एक ऐसा आदमी मुहैया किया जो इमरान की शक्ल में तब्दीली कर सके, और इमरान को बहैसियत इमरान भी इतराफ़ करना पड़ा था कि वो एक माहिर मेकअप मैन है। नाक की हड्डी उभर आने की वजह से इमरान की शक्ल में खासा फ़र्क वाज़ेह हो गया था, और पहली नज़र में उसे कोई भी इमरान नहीं कह सकता था। अगर वो तारीक शीशों की ऐनक लगा लेता तो उसे पहचानने में और भी दुश्वारी हो जाती। शाली इस तब्दीली से बहुत ज़्यादा खुश हुई, और वकील ने भी इत्मीनान जाहिर किया था। इमरान जोसेफ को भी साथ रखना चाहता था, चुनांचे उसने वकील को अपनी वो अंगुश्तरी दी जो हाथी दांत को तराश कर बनाई गई थी और जिस पर नगीने की जगह बंदर का सर तराशा हुआ था। ये अंगुश्तरी उसे जोसेफ ही ने दी थी। ये अंगुश्तरी जोसेफ की महबूबा की निशानी थी। लेकिन जिस दिन जोसेफ ने इमरान के सामने सबसे बड़ी कसम खाकर उसे यकीन दिलाया था कि वो दुनिया में उससे ज़्यादा किसी को नहीं चाहता, उसी दिन अपनी महबूबा की निशानी भी उसके हवाले कर दी थी। इमरान ने वकील को राना पेरिस का पता देकर बताया था कि वो जोसेफ से मिले और सिर्फ ये अंगूठी दिखा दे। वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उसके पीछे चला आएगा। ये भी नहीं पूछेगा कि जन्नत में चलना है या जहन्नम में। इस पर वकील ने अजराहे मजाक पूछा था कि वो कोई जिन तो नहीं है जो इस अंगुश्तरी के ताबे हो। इस पर इमरान ने मुस्कुराकर कहा था, हम भी उसे जिन ही समझते हैं। आप लोग उससे मिलकर बहुत खुश होंगे, मगर आप उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब इमरान ने कहा। कैसे अखराजात? शाली ने पूछा। वो 24 घंटों में ब्रांडी की 7 बोतलें साफ करता है, इमरान ने कहा। यहाँ 14 बोतलों का इंतजाम हो सकता है प्रिंस। वकील ने अपनी बायां आंख दबाई थी और शाली की तरफ देखने लगा था। मेरी तरफ से 28, शाली ने कहा। 2 का और इजाफा करके हमें गोली मार दो, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्यों क्यों प्रिंस? हम कहते हैं कि अगर उसे 7.5 बोतलें भी दी गई तो हम खुद को गोली मार लेंगे। बड़ी मुश्किल से हम 7 बोतलें योमिया पर लाए हैं, वरना हमारी रियासत दिवालिया हो जाती। अब हम नहीं चाहते कि इस काम के दौरान में उसकी आदतें दोबारा बिगड़ें और हमें उसे ही गोली मारनी पड़े, इमरान ने कहा। बात यहीं ख़त्म हो गई थी और शाम तक जोसेफ जजीरे में पहुंच गया था और इमरान ने देर तक उससे अरबी में गुफ्तगू की थी और अच्छी तरह अंदाज़ा कर लिया था कि वकील अरबी समझता है। हालांकि उसने यही जाहिर किया था कि वो अरबी से नाबलद है, इसलिए इमरान ने अरबी में भी अपनी प्रिंस चमरूटी वाली हैसियत ही बरकरार रखी थी। जोसेफ जो सिर्फ कान रखता था, उसे ज़रूरत भी क्या थी कि वो इमरान की किसी बात पर हैरत जाहिर करता या मज़ीद तफ़हीम के लिए कोई सवाल कर बैठता। वो इतने दिनों में इमरान को अच्छी तरह समझ चुका था और सिर्फ उसके अहकामात का मुंतज़िर रहता था। इससे उसको कोई सरोकार नहीं था कि वो कब राना तहवर अली संदूकी बन जाता है और कब प्रिंस ऑफ चमरूटी या कुछ और। वो तो चोले बदलता ही रहता था और वो उसके लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा सकता था। उसे एतराफ़ था कि उसे आज तक ऐसा शानदार आका नहीं मिला जो इससे भी ज़्यादा सनकी और पागल हो। दूसरे दिन जजीरे के मौजूदीन को शानदार टी पार्टी दी गई और अनवर चौहान को उससे मुतारिफ़ कराते हुए वकील ने ऐलान किया कि भाइयों के कारोबार के मालिक अब मिस्टर अनवर चौहान और शाली होंगे, क्योंकि उन दोनों ने भाइयों की वसीयत के मुताबिक शादी करने का तहैया कर लिया है और अनकरीब उनकी तरफ से शादी की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मदुईन ने इस पर खुशी का इजहार किया और दोनों को मुबारकबाद दी। जोसेफ का हुलिया अजीब था। उसके चेहरे पर अब मुख्तसर सी दाढ़ी थी और ऊपरी होंठ नाक की फिगनी से जा मिली थी। सर पर सुर्ख वर्दी थी और सर पर फुंदने वाली सुर्ख टोपी। दोनों बाजुओं से 2 रिवॉल्वर लटक रहे थे। वो किसी आहिनी सतून की तरह इमरान की कुर्सी के पीछे खड़ा था। जजीरे की मौजूद खवातीन अनवर चौहान और उसके साफा बॉडीगार्ड को तहसीन और शक आमेज नज़रों से देखती हुई खुसर फुसर कर रही थी। ये तो कोई अलिफ लैलवी शहजादा मालूम होता है, एक ने कहा। हाय, बहुत रोमांटिक, दूसरी ने सिसकाई सी ली। अरे चलो, सूरत ही से अहमक मालूम होता है, तीसरी बोली। मर्द कह रहे थे। भाई, हम तो ये समझते थे कि अब भाइयों का कारोबार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ज़रूरी था कि ये दोनों शादी ही कर लेते, क्योंकि अनवर चौहान शुरू से अफ्रीका में रहता है और शाली की परवरिश यहाँ हुई है, एक और ने कहा। काश हम लोग भी इतने ही मुनज़्ज़िम होते और हमारी शुरा की औलादें भी इसी तरह मुत्तहिद रहकर काम कर सकती। अब देखो, ये भाइयों का कारोबार हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत है, दूसरा कहता। शाली ख्वातीन से मुबारकबाद वसूल करती रही और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसकी दोनों साथी लड़कियाँ मेहमानों के दरमियान आर्केस्ट्रा की धुन पर थिरकती फिर रही थी। इमरान बिल्कुल खामोश था। वो सिर्फ मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा करता था और सख्ती से होंठ बंद कर लेता, क्योंकि उससे सिर्फ अंग्रेज़ी अरबी सुनने की तवक्का की जाती थी। लेकिन अरबी मकामी लोगों के बस का रूप नहीं थी और अंग्रेज़ी में वो शाली वगैरह के लिए कोरा था। वकील ने
आज कई घंटे तक उसे अंग्रेजी में शुक्रिया अदा करने और लहजे की मशक कराई थी। पार्टी उगबी पार्क में हुई थी। चाय के बाद मुख्तलिफ टोलियां इधर उधर गुलगश्त में मसरूफ थीं और एक आदमी इमरान से आ भिड़ा। वो उसे अंग्रेजी में मुखातिब कर रहा था और इमरान कश्मकश में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उसे जोसेफ को तन्हाई में यहाँ तक समझा दिया था कि वो अंग्रेजी में गूंगा बन गया है। इसलिए वो इस दिक्कत की इसकी जहनी कश्मकश को ताड़ गया और बोला, बॉस अंग्रेजी में आसानी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर तुम अरबी में बोल सकते हो तो बॉस को मुखातिब करो, वरना मुझसे गुफ्तगू करो। जोसेफ ने कहा, मैं अरबी भी बोल सकता हूँ। वो आदमी मुस्कुराया। शुरू हो जाइए, इमरान गुस्सीले लहजे में बोला। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सरकार आली कि ये फरेब कब तक चलेगा। उस आदमी ने कहा। क्या मतलब? इमरान ने कहा। आप अनवर चौहान नहीं, वो आदमी बोला। क्या मैं तुम्हारी टांगें चीर कर रख दूँ? जोसेफ मुट्ठियाँ भेज कर बोला। बकने दो, इमरान मुस्कुराया। बस मुझे इतना ही अर्ज़ करना था। मेरी शक्ल हमेशा याद रखिएगा। बहुत जल्द दूसरी मुलाकात होगी। ये मेरा कार्ड, अगर आप अपने पास रखना पसंद फरमाएं, वो आदमी बोला। वो इमरान के हाथ में कार्ड थमाकर गेट के करीब मेहमानों की भीड़ में गायब हो गया। कार्ड पर तहरीर था, KR मुफ्ती। इमरान ने बड़े गुस्सीले अंदाज में उसका कार्ड को मोड़ तोड़कर जेब में डाल दिया और ठीक उसी वक्त उसने अपनी पुश्त पर वकील दाराब की आवाज़ सुनी। ये क्या कह रहा था? इमरान झिल्लाकर उसकी तरफ मुड़ा और गुस्सीले लहजे में बोला, हमारा वकार खाक में मिल रहा है। उसने क्या कहा प्रिंस? वकील ने पूछा। इमरान ने उसकी गुफ्तगू दोहराई और वकील दांत पीसता हुआ बोला, काश इस आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत होता। मैं उसे जहन्नम में पहुंचा सकता हूँ। मैं इसके स्याह कारनामों से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन कोई ऐसा सबूत मेरे पास नहीं है जिसे अदालत तस्लीम कर सके। ये है कौन? इमरान ने आंखें निकालकर गुस्सीले लहजे में पूछा। एक ब्लैकमेलर, वकील बोला। यह क्या होता है? इमरान ने पूछा। दूसरों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाने वाला। देखिए, हम इस मौजू पर फिर गुफ्तगू करेंगे। कुछ मेहमान इधर ही आ रहे हैं, वकील ने कहा और आगे बढ़ गया। 8 बजे से पहले मेहमानों से निजात ना मिल सकी। फिर वो सब खाने के मेज़ पर इकट्ठे हुए। शाली, वकील और इमरान। उस वक्त दोनों लड़कियां मौजूद नहीं थीं। वकील ने इस आदमी मुफ्ती का तस्करा छेड़ दिया जिसने इमरान को टोका था। हाँ, हम उसके मुतालिक कुछ नहीं समझे थे, इमरान ने कहा। ब्लैकमेलर दूसरों की कमजोरी से फ़ायदा उठाता है। फ़र्ज़ कीजिए उसे ये मालूम हो जाए कि आप फ़लाँ आदमी हैं, लेकिन फ़लाँ का रोल अदा कर रहे हैं, तो वो आपसे बड़ी बड़ी रकूमात वसूल करेगा। आप अगर ना दें तो आपका राज फाश करने की धमकी भी देगा, वकील ने बताया। ओह, तो क्या उसे हमारी असलियत मालूम हो गई है? इमरान ने कहा। खुदा बेहतर जानता है, वकील ने तशवीशकुन लहजे में कहा। उसने हमें अपना कार्ड दिया था, ये देखो, इसका पता भी तहरीर होगा। इमरान ने जेब से कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा। पढ़ो पता, जोसेफ को बताओ, कल सुबह उसके मकान से उसकी लाश बरामद होगी, इमरान ने कहा। अरे नहीं, शादी बुखला गई। हमने इस मसले पर अभी अभी संजीदगी से गौर किया है, उसे हमारे रास्ते से हट ही जाना चाहिए, इमरान ने कहा। मैं कुछ तो खून पसंद नहीं करता प्रिंस, वकील ने कहा। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसके लिए कानून के आगे जवाबदेह होना पड़े, वकील बोला। अरे बस, इमरान ने मेज़ पर हाथ मारकर गुस्सीले लहजे में कहा। हमें अनवर चौहान बना देना कहाँ का कानून है, इमरान ने कहा। ओह प्रिंस प्लीज़, शाली ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। खुदा के लिए इस मसले को दरमियान में ना लाओ, ये एक मजबूरी है, शाली बोली। अरे वाह, इमरान ने उसका हाथ झटक दिया। अगर ये बात जाहिर हो गई तो हमारी और हमारी स्टेट की किस कदर बदनामी होगी, इमरान ने कहा। आप फिक्र ना कीजिए, मैं मुफ्ती का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा, वकील ने कहा। अरे सुनिए वकील साहब, शाली ने वकील से कहा, कहीं इस आदमी का ताल्लुक उन्हीं लोगों से ना हो जो मुझे या भाइयों के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शाली ने कहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वकील बोला। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि प्रिंस की मदद से हमारा पल्ला भारी हो गया है। अब हम उनसे निपट सकेंगे। और प्रिंस, आप मुतमईन रहिए, अगर इस आदमी मुफ्ती ने वाकई कोई हरकत की तो उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा, वकील बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।